पलटू चाचा के साथ लेके नरेंद्र मोदी जी बहुत दूर तक नहीं चलने वाले हैं। और दूसरी तरफ नायडू जी हैं, नायडू जी का ही तो सारा है। ये आप बैसाखी की सरकार है, तो बैसाखी की सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने एनडीए की गठबंधन सरकार चल रही थी, इन लोगों ने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को अलग तरीके से नापना शुरू किया है। राहुल गांधी जी के सिवाय इस देश को उस शिखर तक नहीं ले आ सकता कोई, और नरेंद्र मोदी जी तो फेल हो चुके हैं। उनको एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था 10 लाख वोटों से मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और मैं 10 लाख वोटों से मैं यहाँ से बनारस से जीत के जाऊंगा। उन प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं है, ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। सबसे पहले आपको करेक्ट करूंगा, कन्हैया कुमार यादव जाति से नहीं आते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार हैं और ये भूमियार जाति से आते हैं। और कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट ये तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए समझिए कि आपको लगता नहीं है कि मोदी जी कहीं से प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन बड़ा बैसाखी वाला ये सरकार बना है। लेकिन प्रधानमंत्री आए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लिया है उन्होंने। लेकिन मुझे जरा कुछ समझना है आपके माध्यम से, और आवाम तक ये बात पहुंचानी भी है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्लानिंग से, जो अप्रोच लेकर उन्होंने सरकार पहली बार बनाया था, दूसरी बार बनाया तो तीसरी बार बनाया था, तो आपको लगता नहीं है कि मोदी जी कहीं से प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन बड़ा बैसाखी वाला ये सरकार बना है। तो मुझे जिन मुद्दों को खिलाफ थी, जिन मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार लड़ रही थी, उन्हीं के खिलाफ वाले उनके सहयोगी दल में ये तो समझ लीजिए कि देश की विडंबना है कि आज देश हमारा कहां से कहां चला गया। प्रधानमंत्री जी दावा करते थे कि सबका साथ सबका विश्वास, और ये नारा कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। अगर आज आप मंत्रिमंडल उठा के देखेंगे तो कई सारे ऐसे वर्ग आपको देखने को मिलेगा जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात कही थी, वो बहुत कोसों दूर छूटता चला जा रहा है। सर एक और सर बात आपसे पूछूंगा सर, देखा जाता है कि जब विधानसभा का चुनाव आता है तो दिल्ली की जनता केजरीवाल पे पूरा भरोसा करती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वही आम आदमी पार्टी सीटें नहीं ला पाता। आखिर जनता क्या चाह लेती है? देखिए, जनता बड़ा ये जनता सोच नहीं पाती है, क्योंकि परोसा जो जाता है ना, ये परोसने वाली चीज होती है। अच्छा, लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज कर दी जाती है। और ऐसा ये कह सकते हैं कि आज देश जिस हालात से गुजर रहा है, यहाँ की आवाम को सोचना चाहिए। तो दिल्ली की 7 सीट भाजपा ने जीती है, मैं उन सारे सांसदों को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जरा वो सांसद चारों तरफ जरा झांके और देखें कि उनके विधानसभा, उनके लोकसभा जो उनके क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के अंदर कितनी कमियां हैं। सर सबसे बड़ी बात हुई कन्हैया कुमार यादव, एक पीएचडी होल्डर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके खिलाफ एक सिंगर, मैं उनको ही नहीं कहूंगा, मनोज तिवारी, उनको आपने देखा भी होगा, उनका मीम चल रहा था एक इंटरव्यू के दौरान, किस तरह से कंफ्यूज थे। एक पढ़े लिखे को व्यक्ति को जनता ने नकार दिया। एक सर से इंटरव्यू कर रहे थे, सर ने कहा कि अगर जेन्युइन वोटर था तो कन्हैया आराम से जीत गया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको करेक्ट करूंगा, कन्हैया कुमार यादव जाति से नहीं आते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार हैं और ये भूमियार जाति से आते हैं। और कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट ये तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए समझिए कि ये उनकी किस्मत की बात है कि कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट, उनको कन्हैया कुमार जैसा सांसद नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से कन्हैया जैसी शख्सियत आनी चाहिए थी, बिल्कुल सदन में होनी चाहिए थी, आवाज बनकर अपोजिशन की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के सदन के अंदर होनी चाहिए थी। और कन्हैया जिस तरीके से कन्हैया कुमार अपनी बातों को, देश के मुद्दों को रख सकते थे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनोज तिवारी जी जो पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिवाय इसके कि अपना जेब भरा है और उन्होंने भ्रमित करके लोगों को रखा है, आवाम को कंफ्यूज करके रखा है। उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। एक और सर की एक अटकलें लगाई, जो सरकार है सर, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और आज सुबह में ही देखा गया, जब एनसीपी के अजीत पवार ने एक मीडिया में बात की, उन्होंने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री जो डिजाइन की गई है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये देखिए, ये सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि हमारे तीसरी टर्म नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया है। और मैं ये चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल तक इस सरकार को चलाएं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, राजनीति का मैं भी कहीं ना कहीं, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहता है राजनीति में, और मुझे इंटरेस्ट है। और जहां तक मैं राजनीति को समझ पाता हूं केंद्र स्तर पे, तो राजनीति ये प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों तक चलने वाले नहीं है। ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है, और यहाँ पे ये बैसाखी के सहारे सरकार नहीं चल सकती। और ये देखिए, अगर ये विपक्ष नहीं होता, राहुल गांधी नहीं होते, तो क्या नरेंद्र मोदी जी आज जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं,
उनकी पहले 303 सीटें हुआ करती थी भाजपा की, आज उनके पास सीटें कितनी है? 240 आज उनकी मजबूरी बन गई है। उनको तो नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री जी को पहले ही अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए था पद से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसके लिए सूट नहीं कर रहे हैं। अब देश भी बदलाव चाहता है, देश चाहता है कि कोई नया चेहरा आए। क्या भाजपा के अंदर, क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कोई और चेहरा नहीं है? बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, मैं नहीं चाहूंगा उन चेहरों का नाम लेना, लेकिन भाजपा चाहती तो नरेंद्र मोदी जी को यहां से रिप्लेस कर लेती, क्योंकि यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग या पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। बहुत अच्छी बात कही सर आपने बात के दौरान कि जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भाजपा ने एक सजाया, और दूसरी तरफ एक तरफ भाजपा कहती कि अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि हम इतना सीट लाएंगे, और रिजल्ट से पहले उन्होंने कहा था कि 295 के करीब हम लोग ला रहे हैं। तो एटलीस्ट सटीक हो गए, 400 पार का नारा कहीं ना कहीं झूठा दिखा। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, इंसाफ यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत काफी उभर करके आई है। तो क्या लगता है कि आने वाला वक्त में एक मजबूत कैंडिडेट बनकर के आएंगे? बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी ही इस देश के भविष्य हैं। मैं आपको साफ आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के सिवाय इस देश को उस शिखर तक नहीं ले आ सकता कोई, और नरेंद्र मोदी जी तो फेल हो चुके हैं। उनको एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था 10 लाख वोटों से मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और मैं 10 लाख वोटों से मैं यहाँ से बनारस से जीत के जाऊंगा। उनको तो ये सोचना चाहिए कि आज राहुल गांधी की शख्सियत के सामने उनकी शख्सियत बौनी पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि 10 लाख वोट चाहिए था, उन्होंने 1.5 लाख भी वोट बहुत मुश्किल पाया उन्होंने। तो राहुल गांधी जी का अगर शख्सियत की अगर आप बात करेंगे तो आप उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी उसी प्रदेश के अंदर, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी अपने रायबरेली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितना वोट पाए। तो ये चीज तो आवाम को सोचना है। बिल्कुल, दोनों जगह से उन्होंने जीत हासिल करी है। उनको, राहुल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और देखिए, देश को भ्रमित करके नहीं चलाया जा सकता है। देश तो चलेगा सोच से, देश चलेगा सबका साथ से, सबका विकास से देश चलेगा। देश ऐसे नहीं चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कह देना चाहता हूं, ये बहुत दिनों तक बैसाखी सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बहुत जल्द गिर भी सकती है, क्योंकि उनके साथ एक और भी आपको मैं चीज बता देना चाहता हूं। बिहार के एक ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में चर्चा ये होती है, वो बड़ा पलटू राम अपने आप को समझते हैं। उनके बारे में कहा जाता है बहुत फेमस है बिहार के अंदर की पलटू चाचा हैं। तो पलटू चाचा के साथ लेके नरेंद्र मोदी जी बहुत दूर तक नहीं चलने वाले हैं। और दूसरी तरफ नायडू जी हैं, नायडू जी का ही तो सहारा है। ये आप बैसाखी की सरकार है, तो बैसाखी की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। ये मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार 5 साल तक नहीं चलने वाली है, उससे बहुत पहले ही गिर जाएगी। सर, एक और बात, आपकी काफी पकड़ देखने को मिल रही है, सियासी बात जानते हैं। देखा जाता है कि बहुत से यंगस्टर होते हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, पॉलिसी पे टिप्पणी करती है, लेकिन पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं। भाई कई ऐसे यूथ है, IPS IAS बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम यूथ होते हैं जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो ऐसे क्या होता है कि इस तरह से ओल जोल नेता आते हैं और युवा का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। तो यूथ को क्या करना चाहिए सर? पॉलिटिक्स में भी तो करियर है। देखिए, उसकी शुरुआत, उसकी बिगुल फूक चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां से पढ़े लिखे लोग ने पार्टिसिपेट किया है इस बार के लोकसभा के इस चुनाव के अंदर। और अब ये देखिए, युवाओं का ये देश होने जा रहा है। युवा ही शक्ति है जो इस देश को एक मुकाम तक पहुंचा सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मुझे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वो उनका सपना तो बहुत पीछे तक छूटता जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक युवाओं का साथ नहीं लेंगे, जब तक आवाम का साथ नहीं लेंगे, जब तक सबका साथ नहीं लेंगे, जब तक छात्रों का साथ नहीं लेंगे, महिलाओं का साथ नहीं लेंगे, नरेंद्र मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना सकते। ये मेरा दावा है। सर, मैं तरह से दिल्ली में देखा गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा था ED CBI के जरिए, और सबसे जो CM को, एक सिटिंग CM को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, फिर बेल दिया गया, फिर 4 जून को वो सरेंडर भी कर गए। तो इस पे अगर आप अपना कुछ राय देना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स कहां तक जा चुकी है? देखिए, राजनीति का ये स्तर देश के सामने नहीं आना चाहिए। ED और CBI और इनकम टैक्स का अपना रोल होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने, NDA की गठबंधन सरकार चल रही थी, इन लोगों ने ED और CBI और इनकम टैक्स को अलग तरीके से नापना शुरू किया है, मापना शुरू किया है। इनका ये काम नहीं है कि वो किसी को डराना और धमकाना। किसी के घर में अगर वो आपके साथ शामिल नहीं होता है तो आप ED भेज देते हैं। किसी को कोई आप चाहते हैं कि आपके मन मुताबिक नहीं चलना चाहता है, तो फिर आप उसको इनकम टैक्स का रेट करा देते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का ये स्तर ये काबिले कबूल नहीं है। ये मैं
आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बता देना चाहता हूं, आज परिस्थिति वो हो गई है, नरेंद्र मोदी जी की आज बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे लोगों को दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ईडी और सीबीआई का अब खेला थमता हुआ दिख रहा है। अब इसका कोई प्रभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा इस समाज के अंदर और ये समाज से दूर रहने की चीज है, ठीक है ना कि ये पॉलिटिक्स के अंदर ईडी और सीबीआई का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ईडी और सीबीआई का रोल कहीं और है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक होना चाहिए, उसका कई और भी सिस्टम है जहां पे उसका यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका विपक्षी नेताओं पे ज्यादा इस्तेमाल किया बिल्कुल ये हुआ है। वो अपने इस ऐसी संस्थाओं को, ऐसी सरकारी संस्थाओं को उन्होंने अपने हिसाब से चलाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं घातक है, ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर गिराता ही है, बढ़ाता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसी सरकारी संस्थाओं को ऐसे इस प्रकार से यूज नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को ऐसा सोचना चाहिए, किसी को डरा और धमका कर अपने साथ शामिल कराने से अच्छा है कि कार्यों पे ध्यान दें। जो जिम्मेदारियां उन्होंने तय की है सरकार में आने से पहले, उन जवाबदेही उसको पूरा करें। और सरकार पब्लिक के लिए बनी हुई है ना, आप पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करिए, अवाम के खातिर आप कुछ करिए। तो आप 5 साल 10 साल 15 साल क्या आप रहिए ना, 25 साल और राज करिए, लेकिन ऐसे राज नहीं कर पाइएगा नफरत फैला के। देखिए आज के देश में पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि लोग कहते थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुझे अब जो है राहुल गांधी जी की शख्सियत में इजाफा दिख रहा है और मुझे राहुल गांधी जी अब मोहब्बत की दुकान ही नहीं, मोहब्बत का शोरूम भी खुलते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया बहुत। ये थे जब मैं दिल्ली में था, जहां लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जहां पे बातें कर रहा था। अभी फिलहाल हम लोग दिल्ली आए थे, आज जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ, आज हम लोग दिल्ली लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के पास लोगों से बातें करी। आपसे और दूसरे जगहों पे भी जाएंगे, वहां पे भी हम बातें करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। जिस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ और कैबिनेट डिसाइड किया गया, क्या ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उतने लास्टिंग करेगी, क्या जो पुराने नेतागण हैं या नए नेतागण हैं उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जिस तरह से अजित पवार ने आज बताया कि कहीं ना कहीं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री से मुतमईन नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और दूसरी जगहों पर जाएंगे और दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, उससे हम लोग बात करने की दिखाने की कोशिश करें। तब तक